Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए बच्चों, आगे एग्जेम्पशन वाले चैप्टर को बढ़ाते हैं। लास्ट हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे छोड़ा था और उसके आगे की एग्जेम्प्ट सर्विस की बात करते हैं। पूरी उम्मीद है कि आज ये हमारा लास्ट सेशन है एग्जेम्पशन का और इसके बाद हमारा एग्जेम्पशन पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा, राइट। चलिए, सबसे पहली सर्विस आती है सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को सेवाएं देती है एज अ ट्रेड यूनियन, या फिर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या ऐसी एक्टिविटी कैरी ऑन करती है अपने मेंबर्स के लिए जो कि एग्जेम्प्ट है। क्या बोल रहा है कि सर फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्स अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹7500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग द गुड्स और सर्विसेज from a third person for the common use of its member in a housing society or a residential complex। क्या बोला उसने? कह रहा है कि सर अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, अपने मेंबर्स को गुड सप्लाई कर रही है, ये अपने मेंबर्स को सर्व कर रही है एज अ ट्रेड यूनियन। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, अगर कोई एनपीओ अपने मेंबर को ट्रेड यूनियन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रही है जो कि खुद एग्जेम्प्ट है। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। या फिर गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रही है फ्रॉम थर्ड पार्टी और प्रोवाइड कर रही है अपने मेंबर्स को, provided to members for common use, and charge कर रही है up to ₹7500 पर मंथ। तो ये सेवा जो है वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर आपने समझाया ही कुछ नहीं, जो वहां लिखा था वही आपने उठा के यहां पर लिख दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है ना, एक गोकुल धाम सोसाइटी है, राइट। इस गोकुल धाम सोसाइटी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मान लेते हैं दशहरा सेलिब्रेशन चल रहा है, दशहरा सेलिब्रेशन चल रहा है, राइट। इस दशहरा सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने मार्केट से कुछ गुड्स परचेस करे हैं। गुड्स को बोल देते हैं वेजिटेबल्स वगैरह परचेस करे हैं फूड प्रिपरेशन के लिए। इन्होंने वेजिटेबल्स परचेस करे हैं फूड प्रिपरेशन के लिए, राइट। और मेंबर से इन्होंने चार्ज किया है ₹10,000 ईच। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। वेजिटेबल्स के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है, वेजिटेबल्स के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। गोकुल धाम ने क्या किया है? गोकुल धाम ने सर वेजिटेबल्स परचेस करके फूड बनाया है और अपने मेंबर से ₹10,000 चार्ज कर लिया है इस दशहरा सेलिब्रेशन का, इस
दशहरा सेलिब्रेशन का पर मेंबर 10,000 रुपए चार्ज किया है और उससे उन्होंने गुड्स परचेज करे हैं। अभी जो गुड्स आए हैं वो किस लिए आए हैं सर? कॉमन यूज के लिए आए हैं। जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं वो सब इन फूड को एज्यूम करेंगे, इस फूड को कंज्यूम करेंगे जो कि परचेज किया गया है इन वेजिटेबल्स के थ्रू, राइट? तो अब वो कह रहा है कि सर जब सोसाइटी खुद ऐसे गुड्स सप्लाई कर रही है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया सर? इसके अलावा इन्होंने केटरर की सर्विस चार्ज करी। केटरर की सर्विसेज ली, राइट? अब ये केटरर की सर्विसेज ली हैं और या केटरर की सर्विस हटा देते हैं सर यहां से। यहां पर अपन बात करते हैं, मान लेते हैं वाटर सप्लाई की फैसिलिटी ली है। वाटर सप्लाई की फैसिलिटी ली है और वाटर सप्लाई की फैसिलिटी के लिए कंटेनर्स लगे हैं और इन कंटेनर्स के लिए गोकुलधाम सोसाइटी क्या कर रही है? गोकुलधाम सोसाइटी अपने मेंबर से चार्ज कर रही है ए पॉइंट, सपोज कर लीजिए 7,500 पर मंथ। बी पॉइंट सपोज कर लीजिए 9,000 पर मंथ, राइट? तो अगर वो 7,500 पर मंथ चार्ज करती है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और अगर 9,000 पर मंथ चार्ज करती है तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ फंडा? इसके बाद अगला आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी or the non-profit entity registered under any law for the time being in force engaged in activities relating to the welfare of industrial and agricultural labor or farmers, promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment to its own member against consideration in the form of membership fee up to an amount of ₹1,000 per member per year। तो क्या बोल रहा है? मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। फार्मर्स ने क्या किया है? फार्मर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी सर? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर का प्रोड्यूस है, जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसकी ट्रेडिंग करेगी, उसकी ट्रेडिंग करेगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने फार्मर्स को, अपने मेंबर्स को चार्ज करती है मेंबरशिप फी, चार्ज करती है मेंबरशिप फी। अगर ये मेंबरशिप फी अप टू ₹1,000 है, पर मंथ नहीं है, अप टू ₹1,000 पर एनम है, तो उस केस में ये सेवा क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। और अगर ये एक्सीड करती है ₹1,000 को, एक्सीड करती है ₹1,000 को, तो उस केस में ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, राइट? अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मेन बस आप ये समझो कि कमर्शियल पर्पस के लिए है। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल लेबर, फार्मर, यहां पे ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एक तरीके से हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। तो मोटा मोटा बस आप ये समझो कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और वो अप टू ₹1,000 चार्ज करती है साल का, तो उसकी सेवा क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट। अदरवाइज उसकी सेवा क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। एग्जाम्पल आता है गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है। इसने रिसीव करे हैं ₹9,000 पर मंथ एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर्स फॉर सोर्सिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर।
कितना रुपया चार्ज किया है सर? 9,000 रुपए महीना चार्ज किया है, यानी कि 7500 पर मंथ से ज्यादा है। और जब 7500 पर मंथ से ज्यादा होता है तो यह सेवा क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज बताने जा रहा हूं इस रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज के लिए। इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर सोसाइटीज। क्या कह रहा है ये? देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल में सोसाइटी ले लेता हूं। मान लीजिए एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है और ये हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स से मेंटेनेंस चार्ज लेती है। ठीक है ना? मेंटेनेंस चार्ज क्यों लिया जाता है? सर हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारी एमेनिटीज होती हैं, जैसे जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, बच्चों के लिए आपका कुछ प्लेइंग एक्टिविटी के लिए आपके पास रूम्स बने होते हैं जहाँ पे वीडियो गेम्स, चेस वगैरह अवेलेबल रहते हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, राइट? तो हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं सभी मेंबर्स के लिए। तो हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है? हर मेंबर से मेंटेनेंस चार्ज लेती है, लिफ्ट वगैरह लगी रहती है, गार्डन वगैरह होता है, तो इन सबको मेंटेन रखने के लिए हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है? मेंटेनेंस चार्ज लेती है। तो अब ये जो भी चार्जेस ले रही है इसको मेंटेन करने के लिए, अगर ये चार्जेस अप टू ₹7500 पर मंथ है, अप टू ₹7500 पर मंथ है, यस, तो उस केस में ये क्या है सर? उस केस में ये एग्जेम्प्ट है। नो, ज्यादा है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। अब इशू नंबर 1 ये आता है, इशू नंबर 1 ये आता है कि मान लीजिए हाउसिंग सोसाइटी का अगर टर्नओवर अप टू ₹20 लाख ही है, मतलब उसका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, तो अगर उसका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, यस, तो सर इसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना होगा जीएसटी में। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है जीएसटी में तो सर इस केस में ये कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। नो जीएसटी शैल बी चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो आप फीस ले रहे हो वो अप टू 7500 है कि मोर देन 7500 है। लॉजिक समझ में आया मेरा? अगर हाउसिंग सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं करता है, अगर हाउसिंग सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं करता है तो सर जीएसटी में उसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है। और जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है तो जो भी मेंटेनेंस चार्ज वो अपने मेंबर से लेगा उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, चाहे वो मेंटेनेंस चार्ज अप टू 7500 हो, चाहे वो 7500 को एक्सीड करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टर्नओवर अप टू 20 लाख नहीं है, नो, तो बाबू इस केस में इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो जो ये सेवाएं देगा अप टू ₹7500 पर मंथ पर मेंबर, ये क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अदरवाइज एक्सीड करेंगी तो क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल हो जाएंगी। यह था मेरा इशू नंबर 1 कि अगर हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है तब तो ये 7500 पर मंथ वाली लिमिट काम की है। अगर हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो सर जीएसटी लगना ही नहीं है, आपको कोई भी लिमिट ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है। इशू नंबर 2, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं तो उनके पास हाउसिंग सोसाइटी में मोर देन 1 फ्लैट होते हैं। अगर किसी के पास मोर देन 1 फ्लैट है इन सोसाइटी तो जो लिमिट है 7500 पर मेंबर, क्या वो एक्सीड होगी? जैसे गोकुल धाम सोसाइटी है हमारी और इसमें एक सबसे रिच मेंबर जो है उसका नाम आप लोग जानते हो, जेठालाल गड़ा। जेठालाल गड़ा जी के पास
मान लेते हैं 3 फ्लैट्स हैं इस सोसाइटी के अंदर, तो भाई जेठालाल गड़ा के लिए जो लिमिट हो जाएगी वो कितने रुपए की हो जाएगी? 7500 पर मंथ पर फ्लैट के बेसिस पे, यानी कि जेठालाल के लिए लिमिट हो गई है 22,500 रुपए पर मंथ। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्लैट है तो आपके पास जितने नंबर ऑफ फ्लैट है आपके पास उतनी मेंबरशिप आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 3 फ्लैट्स हैं तो आपके पास 3 मेंबर्स की एग्जेम्पशन आएगी, यानी कि 22,500 रुपए की। तो यानी कि अब अगर ये गोकुलधाम सोसाइटी को 22,500 रुपए तक मेंटेनेंस चार्ज देते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 22,500 से ज्यादा देंगे तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। 2 इश्यूज इंपॉर्टेंट थे। एक कि अगर हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या होगा? अगर हाउसिंग सोसाइटी में एक बंदे के पास एक से ज्यादा फ्लैट है तो क्या होगा? राइट। किसी को अगर कोई डाउट है इस अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी में या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी में तो ये पूछ लीजिएगा। ये जो मैंने आपको इश्यू बताए हैं ये नोट्स में नहीं है, तो इसे कायदे से कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपने नोट्स का फोटोकॉपी ले लिया है, प्रिंट आउट निकाल लिया है, तो वहीं पे इसको ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज एक पेज अलग से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा जिसके अंदर ये सारे इश्यूज आपने कंसीडर कर लिए हैं। राइट। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, अगला है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला आता है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, इसे भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, इसे भी आप लोग एक बार ही सिर्फ प्लेन रीडिंग मार लीजिएगा, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। राइट। इसके बाद आता है लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग सर्विसेज एक छोटी सी अमेंडमेंट है, जरा ये देख लेते हैं कि लीजिंग सर्विसेज क्या होती है। अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय एनी अदर नेम payable in respect of services by way of granting of long-term lease of 30 years or more of industrial plot or plots for the development of infrastructure for financial business provided by the state government industrial development corporation or the undertakings or by any other entity having 20% or more ownership of the central government, state government, union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area। तो जहां पर ये 20% है, पहले यहां पे 50% हुआ करता था। ये एक छोटी सा अमेंडमेंट है। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने क्या किया है? स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने एक लैंड लीज पे दिया है। इन्होंने क्या किया है सर? इन्होंने एक लैंड लीज्ड आउट किया है, और ये जो लैंड लीज्ड आउट हुआ है इसका एक पर्पस है कि इस लैंड पे क्या होगा सर? इस लैंड पे इंडस्ट्री सेटअप होगी या फिर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे फाइनेंशियल बिजनेस ग्रो हो। फाइनेंशियल बिजनेस का मतलब सर बेसिकली बैंक्स वगैरह आएंगे जो लोन देंगे। राइट। तो फाइनेंशियल बिजनेस सेटअप हो, इस पर्पस के लिए लैंड को लीज आउट किया है। लीज का जो पीरियड है, जो पीरियड रखा गया है लीज का, वो रखा गया है मोर देन और इक्वल्स टू 30 ईयर्स। लीज पे दिया गया है 30 साल या उससे ज्यादा के लिए। पर्पस बताया, इंडस्ट्रियल प्लॉट है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए। राइट। लीज का पीरियड कितना है? 30 ईयर्स और मोर। अगर हमने लीज किया है और हमने कोई अपफ्रंट अमाउंट रिसीव करी है, अपफ्रंट अमाउंट रिसीव करी है, जब भाई आप लीज पे कोई चीज देते हो तो अपफ्रंट अमाउंट मिलती है, जैसे आप प्रीमियम बोल सकते हो, जिसे आप सलामी बोल सकते हो, और बहुत सारे नाम दिए हैं इधर।
प्रीमियम बोला जाता है, सलामी बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है, प्राइस बोला जाता है, डेवलपमेंट चार्ज बोला जाता है। कुल मिला के लीज पे लेने के लिए अपने अगर कोई अपफ्रंट अमाउंट दिया है तो इस अपफ्रंट अमाउंट पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसे क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, एक्सेम्प्ट कर रखा है, राइट। और जो तुम लीज रेंट दोगे, ये तो हो गया अपफ्रंट अमाउंट, लेकिन अगर तुम लीज रेंट दोगे, जो तुम लीज रेंट पे करोगे, वो लीज रेंट क्या रहेंगे, टैक्सेबल रहेंगे। अपफ्रंट अमाउंट जो आप दे रहे हो वो एग्जेम्प्ट हुई है, लेकिन जो लीज रेंटल्स आपको पे करने हैं, हो सकता है ये मंथली हो सकता है ये एनुअली हो, तो जो लीज रेंटल्स आप देंगे ये आपके टैक्सेबल होंगे। अब यहां पर किन किन को बोला गया है कि कौन कौन लीज पे दे सकता है, तो एक तो मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर अंडरटेकिंग्स और एनी अदर एंटिटी जहां पर 20% और मोर ओनरशिप किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, यूनियन टेरिटरी का है। क्या बोल रहा है कि भाई जो लीज पे दे रही है वो स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन दे रही है, या फिर कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी लीज पे दे रही है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल यूनियन टेरिटरी, इन लोगों का जो ओनरशिप है वो 20% और मोर है। बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, यूटी के पास अगर 20% और मोर की ओनरशिप है, ऐसी एंटिटी अगर लैंड लीज पे दे रही है किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर भी ये एग्जेम्पशन लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है, एज्यूम करना है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का मान लीजिए 30% स्टेक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का 30% स्टेक है। इस एक्स लिमिटेड ने लैंड लीज पे दिया वाई लिमिटेड को, ठीक है, और अपफ्रंट अमाउंट रिसीव किया। कितना रुपया रिसीव किया, मान लेते हैं अपफ्रंट इन्होंने 10 लाख रुपए रिसीव किया। तो ये जो 10 लाख रुपए रिसीव किया है एक्स लिमिटेड ने अपफ्रंट, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। और ये जो मंथली रेंटल्स देगा या एनुअली जो रेंटल देगा, मान लीजिए इसके लीज रेंटल्स हैं ₹1,00,000 पर मंथ, ये जो मंथली या फिर एनुअली पीरियोडिकली जो आप रेंटल पे करोगे, ये रेंटल आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, राइट। इसी में अगला पॉइंट है सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर इंडियन रेलवेज को कोई असेट लीज पे देती है तो उसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया, मतलब जो भी रेंटल इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसीव करेगी इंडियन रेलवे से, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज क्या आती है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंशियल हाउस को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करते हो, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेसिडेंशियल हाउस कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट हो, कमर्शियल हाउस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट हो, कमर्शियल हाउस कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट हो, तो ये तीनों आपके क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। अब कंडीशन वही आएगी कि लैंडलॉर्ड का अगर टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करेगा तभी जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना एक कमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट किया है, मान लेते हैं मिस्टर बी को, और ये इनसे चार्ज कर रहे हैं ₹1 लाख पर मंथ का रेंट, इनसे चार्ज कर रहे हैं 1 लाख पर मंथ का रेंट, राइट। मिस्टर ए जो है इनका मान लेते हैं क्लोथ्स का बिजनेस है,
और क्लोथ बिजनेस से जो इनका टर्नओवर है वो है मान लीजिए ₹9 लाख। ठीक है, मेरा सवाल आपसे कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट हुई है इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो 1 लाख रुपए का रेंट लिया जा रहा है इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? मिस्टर ए का क्लोथ का बिजनेस है और वहां पर इनका टर्नओवर 9 लाख रुपए का है, और मैं आपको बता दूं कि मिस्टर ए, चलो ठीक है, क्लोथ का बिजनेस है और टर्नओवर 9 लाख रुपए है। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप मुझे यह बताओ, क्या मिस्टर ए लायबल टू रजिस्टर है कि नहीं? और अगर वो लायबल टू रजिस्टर है तो क्या उनका जो रेंटल रिसीव हो रहा है वो रेंटल कवर्ड है अंडर जीएसटी और नॉट? या मतलब उस पे जीएसटी लेवी होगा कि नहीं होगा? जो रेंट रिसीव हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है कि नहीं? ये 2 सवाल मेरे आपसे हैं। चलिए बताइए भाई, मिस्टर ए लायबल टू रजिस्टर है कि नहीं? तो इसके लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि मिस्टर ए का टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। सर एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या क्या लेते हैं? एग्रीगेट टर्नओवर में मैंने आपको बताया था कि सर हम टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं, हम एग्जेम्प्ट सप्लाई लेते हैं, जो सप्लाई हमने ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन करी है वो लेते हैं, सर जो हमने इंटर स्टेट सप्लाई करी है डिस्टिंक्ट पर्सन को वो लेते हैं। ठीक है, हम ये सारी चीजें लेते हैं, राइट। अब क्वेश्चन में एग्जेम्प्ट सप्लाई की इंफॉर्मेशन 0 है, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन 0 है, इंटर स्टेट सप्लाई 0 है। टैक्सेबल सप्लाई में सर सप्लाई ऑफ गुड्स भी लिया जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस भी लिया जाएगा। घर रेंट पे देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्केड्यूल पढ़ाया था आप लोग को, एक ध्यान आ रहा है? कौन सा स्केड्यूल था सर? स्केड्यूल 2। और स्केड्यूल 2 में आप लोग को बताया गया था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो, रेंट पे देते हो, तो वहां से जो इनकम आती है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। यानी कि आपके पास 12 लाख रुपए की टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है। टोटल टर्नओवर आपका आएगा 21 लाख। अब आपको जब मैं सेक्शन 22 का थ्रेशोल्ड बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप गुड्स और सर्विस देते हो या फिर आप सिर्फ सर्विसेज देते हो तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रुपीस की है। आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपीस की है। तो यहां पर हम गुड्स भी दे रहे हैं और यहां पर हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए थ्रेशोल्ड कितने रुपए का है? 20 लाख रुपीस का है। यानी कि सर जब हमारा टर्नओवर 21 लाख हो रहा है इसका मतलब यह हुआ वी आर लायबल टू रजिस्टर, वी आर लायबल टू रजिस्टर। ठीक है, अब सर आपने कमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट करी है, मुझे पर्पस जानना ही नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल के लिए लेट आउट होती है तो भी टैक्सेबल होती है, कमर्शियल बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट होती है तो भी टैक्सेबल होती है। यानी कि ये जो सप्लाई करी है इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग वाली, ये आपकी क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? समझ में आया फैक्ट? उम्मीद करता हूं आया होगा। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। अगर आप रोड को एक्सेस करते हैं, ब्रिज को एक्सेस करते हैं, टोल चार्जेस पे करते हैं, ठीक है ना, यमुना एक्सप्रेस वे पे गए होंगे आप लोग या फिर कोई भी नॉर्मल हाईवे पे आप गए होंगे तो वहां पर आपने टोल चार्जेस पे करे होंगे, उन टोल चार्जेस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग प्रोवाइडिंग न्यूज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, अगर आपने न्यूज प्रोवाइड करने के लिए कोई पैसा चार्ज किया है, और न्यूज किसने प्रोवाइड करी है? न्यूज प्रोवाइड करी है किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने,
या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने या फिर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने, अगर ये लोग न्यूज प्रोवाइड करने के लिए पैसा चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप स्लॉटरिंग हाउस चला रहे हैं जहां पर एनिमल्स की स्लॉटरिंग हो रही है, उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, अगर लाइब्रेरीज चल रही हैं वहां पर बुक लेंड करी जाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और उसके लिए चार्ज लिया जाता है, तो लाइब्रेरी जो आपसे चार्जेस कलेक्ट कर रही है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वेंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम्स, लेबोरेटरीज, यूरिनल एंड टॉयलेट्स, तो जो आपके पब्लिक वॉशरूम्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इनको एक्सेस करने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो जो भी पैसा आप यहां पर देते हो कोई भी जीएसटी वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है, एग्जेम्प्ट होती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है जो जीएसटी डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस पूरे जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए। तो ये जो भी सेवाएं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के लिए सेवाएं दी हैं और पैसा चार्ज किया है, कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अगर इंडिया में कोई सर्विसेज देता है कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आप पैसा देते हो, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट so declared under the ancient monuments and archaeological sites and remains act of any of the state for the time being in force have been exempted from the GST। रीड कर लेना एक बारी। Services by an old age home run by the central government, state government or an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act to its resident aged 60 years or more against a consideration up to 25,000 per month per member, provided that the consideration charge is inclusive of charge of boarding, lodging and maintenance। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी एंटिटी जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है और ओल्ड एज होम चला रही है और अपने मेंबर्स को वो ओल्ड एज होम की फैसिलिटी दे रही है बाय चार्जिंग अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, 25,000 रुपए तक अगर वो चार्ज कर रही है तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 25,000 रुपए से ज्यादा का अगर अमाउंट चार्ज कर रही है या फिर सेवा ऐसे व्यक्ति को दे रही है जो 60 साल से कम है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी चार्ज लिया जा रहा है उसमें रहना, खाना, मेंटेनेंस सब चीजें इंक्लूडेड है। राइट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लेना। इसमें मोटा मोटा जो आपका इंपॉर्टेंट था वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक आपका ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग वाला, रोड डैम वाला, कलेक्टिंग न्यूज़ वाला, लाइब्रेरी वाला और आरटीआई वाला, राइट, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। बाकी को आप एक बार रीड भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। राइट, बस अब एक छोटी सी एग्जेम्पशन और रहती है, वो भी मैं आपको करा दूं तो आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। जब तक कोई डाउट तो पूछ लो। अगली एंट्री स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलिए बच्चों, अगली एंट्री स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
चलिए, एक लास्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी सर्विसेज को ये कवर कर रहा है, इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया है आप लोग के लिए पहले से ही। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट की सर्विसेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी आपके स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात कर रही है, दूसरी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही है और तीसरी अदर सर्विसेज की बात कर रही है। पहले हम स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात करते हैं। जब गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पेसिफाइड वाली, तो वो स्पेसिफाइड सर्विसेज हमेशा क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर जीएसटी ना लगे। तो जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सर्विसेज देगी बच्चे, वो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कौन कौन सी सर्विसेज को स्पेसिफाइड सर्विसेज बोला गया है? तो वो सर्विसेज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो स्पीड पोस्ट की सर्विस दे रहा है, एजेंसी की सर्विसेज दे रहा है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विसेज दे रहा है और लाइफ इंश्योरेंस की जो सर्विसेज दे रहा है, ये 4 सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हमेशा टैक्सेबल होती है। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो अदर सर्विसेज में जाएगी, वो स्पेसिफाइड सर्विसेज में नहीं आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हमने केवल 4 सर्विसेज कवर करी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हमने केवल 4 सर्विसेज कवर करी हैं। एक हो गया आपका स्पीड पोस्ट, दूसरा हो गया आपका एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, तीसरा हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस और चौथा हो गया आपका एजेंसी सर्विसेज। ये 4 सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हमेशा टैक्सेबल होती है। ये स्पेसिफाइड सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पर्सनेट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। तो अगर गवर्नमेंट आपको एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट अगर आपको एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, चाहे पोर्ट एयरपोर्ट के अंदर चाहे पोर्ट एयरपोर्ट के बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सर्विसेज क्या होंगी, हमेशा टैक्सेबल होंगी। अगर गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज दे रहा है तो ये सेवाएं हमेशा क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो इसमें हमने रेलवेज वाला एक पॉइंट पढ़ा था कि जब पैसेंजर रेलवे से ट्रैवल करता है, पैसेंजर जब रेल से ट्रैवल करता है और रेल में भी स्लीपर क्लास से या फिर जनरल क्लास से ट्रैवल करता है, तो इसकी सेवाएं क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। तो अभी यहां पर उसने बोला कि पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का जो वो सर्विस देगा वो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये जनरल बात बोली उसने। लेकिन जहां पर आपने स्पेसिफिक एग्जेम्पशन पड़ी हुई है, जैसे रेल से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है पैसेंजर स्लीपर और जनरल क्लास से, तो वो एग्जेम्प्ट है। इसी तरीके से आपने पढ़ा था कि रेल से अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जा रहा है, आपका मिल्क, सॉल्ट, पल्सेस वगैरह जा रही हैं, या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन जा रही हैं, डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा है, तो ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो जहां पर आपने स्पेसिफिक बात पढ़ी हुई है तो वो स्पेसिफिक बात प्रिवेल करेगी। यहां पर इन्होंने जनरली बोल दिया है कि गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन जब गवर्नमेंट करेगी तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। रिपीट विद मी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सर गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो स्पेसिफाइड सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल होती हैं। 3 सर्विसेज को स्पेसिफाइड सर्विस बोला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी की सर्विसेज दे रही है तो ये हमेशा टैक्सेबल होगी। अगर गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस दे रही है, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द पर्सनेट्स ऑफ द एयरपोर्ट और पोर्ट, वो हमेशा टैक्सेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और गुड्स कर रही है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो स्पेसिफाइड सर्विस वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे अदर सर्विसेज की, और अदर सर्विसेज में हमारे पास क्या आएगा सर, अदर सर्विसेज से पहले आपको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दिया है तो वो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जनरली गवर्नमेंट कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस एंटिटी को रेंट पे देती नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट जब रेंटिंग करती है तो वो बिजनेस एंटिटी को ही रेंटिंग करती है। और अगर गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है किसी बिजनेस एंटिटी को तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा टैक्सेबल होती है।
राइट तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि स्पेसिफाइड सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बिजनेस एंटिटी को करी जाती है तो वो हमेशा टैक्सेबल होती है। अब पहली दो कैटेगरी के अलावा अगर और कोई सर्विस है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है दूसरी किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी को, राइट तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे पास एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी, एक स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी, अगर वो सर्विसेज इन दोनों के अलावा हैं, वो सर्विसेज अगर इन दोनों के अलावा हैं तो वो सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड सर्विस है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो वो हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा। जनरली ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो कि अगर ऐसा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो उस पे टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स नहीं बच सकता। इसके अलावा और कोई सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आपस में दे रही हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट होती है। अदर सर्विसेज जब नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाती हैं तो वो भी हमेशा क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब जहां पर बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। अगर बिजनेस इन्वॉल्व है तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करता, आप इंडिविजुअल हैं कि एचयूएफ है कि एओपी है, बीओआई है, कंपनी है, फर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस एंटिटी इंक्लूड्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द बिजनेसेस, राइट। नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब कि आप इंडिविजुअल हैं और बिजनेस से रिलेटेड आपकी कोई बात नहीं है। अगर ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी गई हैं, अदर सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को दी गई हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जो कंसीडरेशन चार्ज हुआ है वो 5000 से ज्यादा है, यस, और बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है, यस, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर ये 5000 एक्सीड नहीं करता है, नो, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 5000 तो एक्सीड करता है लेकिन बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये टैक्सेबल होती है, अगर ये टैक्सेबल होती है तो कौन सा मैकेनिज्म लगेगा सर, इसके ऊपर जो मैकेनिज्म लगेगा वो लगेगा आरसीएम। बात समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट जब बिजनेस एंटिटी को सेवाएं देगा तो उस पर क्या लगेगा, आरसीएम, और यहां पर बिजनेस एंटिटी को देगा तो यहां पर भी क्या लगेगा, आरसीएम। और यहां पर जो लगेगा, ये जो आपने पढ़ा, जो ऑलवेज टैक्सेबल थी, ये जो ऑलवेज टैक्सेबल थी, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन लेगा जीएसटी में, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेगी जीएसटी में जब वो आपको एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज दे रही होगी। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेगी जीएसटी में जब वो आपको गुड्स या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगी। इसके अलावा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका लेट आउट हो रहा है बिजनेस एंटिटी को तो वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी। अदर सर्विसेज जब बिजनेस एंटिटी के हाथ में टैक्सेबल होंगी तो वो भी आरसीएम में ही टैक्सेबल होंगी। जरा मैं आपको 5 मिनट देता हूं, जरा एक बार इसको पूरे को देखो और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो वो डाउट आप पूछो, राइट। चलिए एक बार पूरा चार्ट देख लीजिए और अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, अदरवाइज हम क्वेश्चंस करते हैं।
डन बच्चों? कृष्णा, डाउट कोई? शगुन, जया, आदित्य, डाउट कोई? चलो, लेट्स डू दी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड finish our class. चलिए, examine whether the GST is exempted on the following independent supply of service. Relax and Company, a tour operator, provides services to a foreign tourist for a tour conducted in Kerala and receives a sum of rupees 1,50,000. एक सर्विस मैंने आप लोग को रीड करने के लिए दी हुई है, जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई इंडिया में टूरिंग कंपनी है, कोई इंडिया की टूर कंपनी है, ठीक है, और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी टूर सर्विसेज दे रहा है किसी फॉरेन टूरिस्ट को, राइट? और फॉरेन टूरिस्ट को अगर ये इंडियन टूर की सर्विस दे रहा है, इंडिया में कहीं टूर की सर्विस दे रहा है, तो भाई ये हमेशा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और अगर ये फॉरेन टूरिस्ट को फॉरेन टूर की कोई सर्विस दे रहा है, तो फिर वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन है, यूएसए के हैं, इन्होंने ऑनलाइन ऑन यात्रा.com, यात्रा.com इंडिया की कंपनी है, ऑन यात्रा.com इन्होंने एक टूर बुक किया है, टूर टू सिंगापुर। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? सर, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ये यात्रा.com ने इनको टूर दिया होता टू साउथ इंडिया, तो फिर उस केस में ये क्या हो जाता? टैक्सेबल। तो इसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, तो रिलैक्स एंड कंपनी एक टूर ऑपरेटर है, इन्होंने एक फॉरेन टूरिस्ट को टूर की सर्विसेज दी हैं, और वो टूर किधर का है? केरल का है। केरल इंडिया में आता है। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का सम रिसीव किया है, ये सम आपका क्या होगा? टैक्सेबल होगा। लेकिन यहीं पे अगर ये टूर इंडिया के बाहर का होता, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती। बोलिए, समझ में आ रही है मेरी बात? अगला आता है मिस स्नेहा एक्ट एज अ कोच। अच्छा जी, एक्ट एज अ कोच ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स लीग, a recognized sports body, for a tennis tournament organized by Superb Retail Company and received a remuneration of rupees 4 lakh rupees। बताओ भाई, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? मिस स्नेहा एक्ट एज अ कोच फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग, a recognized sports body, for a tennis tournament organized by a Superb Retail Company, received a remuneration of rupees 4 lakh rupees। यहां पर स्नेहा ने जो कोच की सर्विस दी है, वो इंडियन स्पोर्ट्स लीग को दी है कि सुपर्ब रिटेल कंपनी को दी है? सर, यहां पर इन्होंने जो सेवा दी है, वो कोच की सेवा दी है, इंडियन स्पोर्ट लीग, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सुपर्ब रिटेल कंपनी। सुपर्ब रिटेल कंपनी ने ये टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि ये जो सेवाएं दी गई हैं वो सुपर्ब रिटेल कंपनी को दी गई है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को नहीं दी गई है। तो यहां पर ये सेवा भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेवा
अगर ये सेवा उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स लीग को दी होती तो उस केस में ये क्या हो जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता, राइट। यहां पर ये क्या कर रही है, इंडिपेंडेंटली अपनी फैसिलिटीज, अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रही है, अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, इसलिए इसे अपन क्या कर देंगे, टैक्सेबल। डिटरमिन द टैक्सेबल वैल्यू अंडर द जीएसटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। Amount charged for loading, unloading, packing and warehousing of potato chips। सर पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता है, इसकी लोडिंग अनलोडिंग पे जो भी अमाउंट चार्ज होगी उस पे जीएसटी लगेगा, ये वो टैक्सेबल रहेगा। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सर ये चैरिटेबल एक्टिविटी होती है योगा, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड to the rural branch of the bank with respect to saving bank account। सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को रूरल अकाउंट्स के लिए जो भी सेवाएं देता है वो सेवाएं एग्जेम्प्ट होती हैं। अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, सर ये भी एग्जेम्प्ट होती हैं। अमाउंट चार्ज फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमेंटेटर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, सर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी में कमेंटेटर ने सर्विस दी, और हमने कमेंटेटर नहीं पढ़ा था, हमने प्लेयर पढ़ा था, रेफरी पढ़ा था, कोच पढ़ा था, टीम मैनेजर पढ़ा था, हमने कमेंटेटर तो नहीं पढ़ा था। मतलब कमेंटेटर जब सर्विस देगा तो वो सर्विस क्या रहेगी सर, टैक्सेबल रहेगी, राइट। अमाउंट चार्ज फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस वेयर द कंसिडरेशन फॉर द सेम इज ₹750 पर पर्सन। सर अगर ये 500 रुपए तक होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, अगर 500 रुपए से ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है किसी भी इवेंट पे, किसी भी जगह में एंट्री टिकट का, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। यानी कि यहां पर ये जो 750 हैं ये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी कि आपका पहला अमाउंट टैक्सेबल आया है, फिफ्थ अमाउंट टैक्सेबल आया है और सिक्स्थ अमाउंट टैक्सेबल आया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अभी, विद क्वेश्चंस हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी। फिर भी अगर आप, अगला आता है, डिसाइड विच पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर द रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर एंड द एग्जेम्पशन अवेलेबल। तो बेसिकली आपको यह बताना है कि एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा। Miss Sishu Ambani provides the sponsorship services to Indian Love Cricket Academy, a limited liability partnership। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज अगर किसी बॉडी कॉरपोरेट या फिर किसी एलएलपी को मिली है, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी बॉडी कॉरपोरेट और एलएलपी को मिली हैं, तो उस केस में वो बॉडी कॉरपोरेट और एलएलपी क्या करता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है। तो यहां पर शिशु अंबानी ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं, किसको, मतलब रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है सर, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी, ये रिसिपिएंट है सर्विस का। और सर्विस दी किसने है, सर्विस प्रोवाइडर है शीनू अंबानी जी, राइट। तो शीनू अंबानी ने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसिपिएंट है यानी कि जो इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी है वो क्या करेगी, जीएसटी पे करेगी। फास्ट मूव अ जीटीए ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ अंबा एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जीटीए किसी फैक्ट्री को रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी को रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपका पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, या फिर किसी भी फर्म को देता है सेवाएं। अब जब फर्म की बात करते हैं तो फर्म का रजिस्टर होना ना होना जरूरी नहीं है।
एक बार नोट्स को चेक करना, जहां पर हमने फर्म लिखा है वहां पर आगे हमने वर्ड रजिस्टर्ड नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स फर्म रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, अगर फर्म को जीटीए की सर्विसेज मिलती हैं तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, यानी कि आरसीएम में ये अंबा एंड कंपनी क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, राइट। अगला आता है आयुष्मान मेडिकल सेंटर, अ क्लीनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। रेकी हीलिंग सर्विसेज दी हैं। सर रेकी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, रेकी की जो सेवाएं होंगी वो टैक्सेबल हो जाएंगी। प्लास्टिक सर्जरी की सेवा दी है। वन ऑफ सच सर्जरी इज फॉर रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, कंसिडरेशन ऑफ ₹1 लाख वॉज चार्ज फॉर द सेम। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट प्लास्टिक सर्जरी इसलिए कराई है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, बाय बर्थ अगर कोई आपका कह सकते हैं कि कोई पार्ट है बॉडी का वो डेवलप नहीं हो पाया है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ रही है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो 20 लाख में से 1 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो 19 लाख रुपीस आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो 20 लाख रुपीस आपको प्लास्टिक सर्जरी से मिले हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए आपने जो चार्ज किए हैं वो रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप के हैं, जिसके लिए आपको कोई जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट द क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू आयुष्मान मेडिकल सेंटर, तो सर जो एम्बुलेंस की सेवाएं होती हैं वो एग्जेम्प्ट रहती हैं। Alternative medical treatments by way of Ayurveda, such therapy is not recognized system of medicine in terms of 2H of the clinical establishment। तो यहां पर लिख दिया है कि जो alternative medical treatment दिया है वो recognized नहीं है, यानी कि ये वाले 2.5 लाख रुपए भी आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। आयुष्मान मेडिकल सेंटर also operates a cord blood bank which provides in रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेम सेल, तो आपका सर ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई एंड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द आयुष्मान मेडिकल सेंटर, सम कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट आता है इनकम इज रिसीव बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इनकम रिसीव हुई है फ्रॉम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी to Ganpati Maurya Limited registered in Maharashtra. Turnover of the company was 18 lakh in the preceding financial year. इस GST is payable in the present case। अभी अभी आपको चार्ट दिखाया था कि भाई अगर रेंटिंग हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर रेंटिंग हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिजनेस एंटिटी को, तो वो हमेशा टैक्सेबल होती है, हम उस केस में उसका टर्नओवर चेक नहीं करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि ये जो सेवाएं रिसीव हुई हैं गणपति मौर्य प्राइवेट लिमिटेड को, ये टैक्सेबल हो जाएंगी, और ये टैक्सेबिलिटी भी कहां पर आएगी, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर द जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज, a recognized educational institution, has conducted an entrance examination for various courses run by it and charge entrance fees from the applicants। तो भाई अगर हम कोई एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं और उसके लिए एंट्रेंस फीस लेते हैं, उस एंट्रेंस फीस के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। आप लोग भी आईसीआई का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों ने भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, आपने भी एग्जामिनेशन फीस पे करी है, उस फीस के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि सर ये जो सेवा है ये सेवा क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। रमफल लाल जी, एन एग्रीकल्चरिस्ट, हैज स्टोर्ड शुगर केन इन द वेयर हाउस। He has taken the fumigation service in the said warehouse from Gupta Pest Control and Company, for which he paid the consideration of ₹6,000। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम वेयर हाउस का फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, जिस वेयर हाउस में हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करेंगे, उस फ्यूमिगेशन सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। शुगर केन आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और यहां पर आपने फ्यूमिगेशन सर्विस जो ली है 6,000 रुपए की, यह सेवा आपकी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट, राइट। 7th आता है स्मार्ट किड्स इज अ प्ले स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली, ओके।
Smart Kids has outsourced the catering services for the supply of food and drink in the canteen of the play school to BTV caterers, Delhi for the consideration of ₹8 lakh per annum. तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी स्कूल कॉलेज को केटरिंग की सर्विस मिलती है इंक्लूडिंग मिड डे मील, तो वो सर्विसेज क्या रहती हैं? एग्जेम्प्ट रहती हैं. तो ये सर्विस क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. यहीं पे अगर ये प्ले स्कूल ना होकर अगर कोई कॉलेज होता, अगर ये प्ले स्कूल ना होके अगर कोई कॉलेज होता, तो उस केस में ये सर्विस क्या हो जाती? फिर टैक्सेबल हो जाती. राइट. वेलनेस हॉस्पिटल है, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, लोकेटेड इन तिरुपति, इज स्पेशलाइज्ड इन डायबिटिक ट्रीटमेंट. द हॉस्पिटल हैज इट्स ओन कैंटीन, टेस्टी फूड्स. The canteen serves the food and drink to the inpatients as advised by the doctor and nutritionist. Apart from this, other patients who are not admitted or attendants or visitors of the inpatients also take food and drink from the canteen. देखिए इसके ऊपर ना एक क्लैरिफिकेशन कह लो या एक सर्कुलर कह लो आया हुआ था. उसमें लिखा है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो इस पेशेंट को जब मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो कई बारी डॉक्टर के कहने पे जो प्रिस्क्राइब्ड फूड होता है वो पेशेंट को सप्लाई होता है. तो ये जो फूड पेशेंट को सप्लाई हो रहा है ये पार्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी है, ये पार्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. राइट. अब पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी आया हुआ है, पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी आया हुआ है, और अटेंडेंट भी क्या करता है? उसी कैंटीन से खाना खा लेता है. अटेंडेंट क्या करता है? उसी कैंटीन से खाना खा लेता है. तो हॉस्पिटल फूड अगर दे रहा है अटेंडेंट को, तो फिर भाई साहब इस फूड के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. मतलब जो केटरिंग सर्विसेज मिल रही हैं या फिर जो कैंटीन की सेवाएं मिल रही हैं अटेंडेंट को, इसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी. राइट. तो पेशेंट को अगर फूड दिया जा रहा है तो वो मेडिकल फैसिलिटी का पार्ट है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा. लेकिन अगर कोई अटेंडेंट है या फिर कोई पेशेंट है, वो एडमिट नहीं हुआ है, इलाज करवा के जा रहा है और कैंटीन में खाना खा लेता है, तो भाई साहब वो जो कैंटीन में फूड लेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा? जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. क्लियर. अगला पॉइंट आता है आपके पास, अपना बैंक लिमिटेड is a scheduled commercial bank has furnished the following details for the month of August 2019. एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर. सर लोन एक्सटेंड किया है और इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ये वाला इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा. इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी. प्रोसेसिंग फीस कलेक्ट करी है. मैंने आपको समझाया था कि बैंक जब लोन देता है तो आपसे लोन प्रोसेसिंग फीस ले लेता है, आपसे वेरिफिकेशन चार्ज ले लेता है, आपसे फाइल मेंटेनेंस चार्ज ले लेता है. तो वो जो चार्जेस एडिशनली वो कलेक्ट करता है, ये चार्जेस हमेशा क्या होते हैं? सर टैक्सेबल होते हैं. यानी कि ये 20 लाख रुपए आपके टैक्सेबल हैं. कमीशन कलेक्ट करी है फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी. सर ये भी टैक्सेबल है. इंटरेस्ट इनकम ऑन द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लोन एडवांसेस डिपॉजिट का टैक्सेबल नहीं होता है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक. सर ये एग्जेम्प्ट रहेगा. मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द करंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट. सर ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. यानी कि जो टैक्सेबल वाली फिगर है मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 + 1 91 करोड़ रुपीस आपकी टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी. जो लोन दिया है वो कोई इनकम वगैरह तो है नहीं, और जो लोन पे इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है. उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी टैक्सेबल हैं. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनमें अगर कोई. क्वेश्चन नंबर 9, डिसाइड विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर द सीजीएसटी एक्ट. Gokul Resident Welfare Association received 9,000 per month for the contribution
फ्रॉम द ईच मेंबर फॉर सोर्सिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द थर्ड पर्सन, सर 7500 रुपीज़ तक एग्जेम्पशन मिलती है। यहाँ पर आपको 9000 रुपये पर मंथ मिल गया है, यानी कि ये वाली सेवा आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ये सेवा आपकी टैक्सेबल होगी। मिस्टर विकल्प एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं और इन्हें 1,58,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस एंड 90,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है फॉर एक्टिंग इन द टीवी सीरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2019। सर ये एक्टिंग वाले 90,000 रुपये तो पक्का टैक्सेबल हैं, इसमें तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस किया है ये एग्जेम्प्ट हो सकता था अगर कंसीडरेशन 1.5 लाख रुपए तक होता तो, लेकिन ये 1,58,000 है। 1.5 लाख होता तो एग्जेम्प्ट होता है, यहां पर ये क्या हो जाएगा सर जी, टैक्सेबल, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर द जीएसटी और नॉट। Fast Trans a GTA transported the relief material meant for the victims of Kerala floods being a natural disaster by road from Delhi to Ernakulam for a limited company। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिलीफ मटेरियल रेलवे से जाता है, वेसल से जाता है या फिर बाय रोड जाता है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर सर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। केयान एंटरप्राइजेस एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, अच्छा जी। प्रोवाइडेड दी सर्विसेज टू ब्रीदिंग वॉल लिमिटेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान इन द न्यू दिल्ली एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। Worldwide Private Limited, a registered taxable person having a gross receipts of rupees 50 lakh in the previous financial year, provides the following information relating to their services for the month of July 2019। एक स्कूल है और अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल अप टू दी हायर सेकेंडरी, तो सर स्कूल रन कर रहा है और जो भी पैसा चार्ज करेगा स्कूल रन करने के लिए वो पैसा आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। फीस रिसीव करी है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर द कैंपस इंटरव्यू, एम्प्लॉयर को कैंपस इंटरव्यू लेने का परमिशन दिया और उससे कुछ पैसा चार्ज किया, राइट। तो सर ये पैसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इस पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। एजुकेशन सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री का लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब हमें तो वो चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करे। ऐसी कोई एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है वहां पर एग्जेम्पशन मिलती है। फॉरेन गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज करी हुई एजुकेशन पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, वो टैक्सेबल है। रेंट किया है फर्निश फ्लैट फॉर द टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्संस ₹1,20,000, रेंट पर डे इज लेस देन 1,000 पर पर्सन। सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे हमने फ्लैट्स को रेंट आउट किया है, यहां पर हमने फ्लैट्स को लेट आउट किया है और लमसम पैसा रिसीव किया है। तो जब आप लमसम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वहां पर यह पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जहां पर यह होटल होता, गेस्ट हाउस होता, इन होता और पर डे बेसिस पे ये रेंटिंग कर रहा होता और उस केस में टैरिफ अप टू ₹1,000 होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। यहां पे हम पर डे बेसिस पे रेंटिंग नहीं कर रहे हैं, टेम्पररी स्टे है। टेम्पररी स्टे मतलब हो सकता है 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, बता नहीं रहा, मतलब पर डे बेसिस पे लेट आउट नहीं हुआ है, एक लमसम पैसा रिसीव किया गया है, इसलिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, राइट। इसके बाद आता है कंडक्टिंग द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग हुई है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग है। कंडक्टिंग दी प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन रन करी है, तो ये अमाउंट भी आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए फटाफट से बताइए, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया हुआ है। 9, 10, 11 में कोई डाउट है? नाइन, 10, 11 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, हो जाएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, फ्रेट चार्जेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द वेसल
by the vessel from a place outside India up to the custom station of the clearance। मैंने आपको क्या बताया था, जब इंडिया के बाहर से इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का वेसल के थ्रू, तो इंपोर्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देता है। यानी कि ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये 10 लाख रुपए आपके टैक्सेबल होंगे, ये 10 लाख रुपए आपके टैक्सेबल होंगे। और कौन से मैकेनिज्म में टैक्सेबल होंगे सर, ये टैक्सेबल होंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। स्पीड पोस्ट की सर्विसेज दी है बाय दिल्ली पोस्ट वेयर द वैल्यू ऑफ ईच सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹5,000। सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सभी सेवाएं क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। सर्विस प्रोवाइड करी है सीनियर एडवोकेट ने एक बिजनेस एंटिटी को जिसका पिछले साल का टर्नओवर 16 लाख रुपए है। अगर टर्नओवर एक्सीड करता थ्रेशोल्ड को तो टैक्सेबल होता है। यहां पे थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये सेवा हो जाएगी एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद एक्कम्पनीड बिलोंगिंग बाय अ स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज, और ये स्टेज कैरेज कैसा है, नॉन एसी स्टेज कैरेज है। एसी स्टेज कैरेज होता तो टैक्सेबल होता, नॉन एसी स्टेज कैरेज क्या होता है सर, एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी having a turnover of ₹18 lakh in the preceding financial year। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी अगर बिजनेस एंटिटी को सेवा देते हैं तो वो तभी टैक्सेबल होती है जब बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है। यहां पे थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है, ये सेवा हो जाएगी एग्जेम्प्ट, यानी कि पहली दो सेवाएं टैक्सेबल होंगी, राइट। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप मेरे से पूछ सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शर्म के। ओके, चलो बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।